Good morning students, welcome to class 12th commerce. Our subject for the day is business studies. तो आज हम business studies के सेम चैप्टर को जो लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यू किया था, जो कि क्या था, डायरेक्टिंग, तो उसके आज पार्ट 4 को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, डायरेक्टिंग पार्ट 4. तो आज के इस पार्ट में क्या क्या स्टडी करेंगे. बिफोर स्टडिंग द टॉपिक, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के सेशन के हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे. तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं क्या क्या लर्निंग आउटकम्स हैं. तो फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हमारा आउटकम क्या रहेगा कि हम कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे. सेकेंड, टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या होंगे, हम इसको भी समझेंगे आज के सेशन में. थर्ड, टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. तो हमने ये भी समझना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्या है एक्चुअली, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है. नंबर 4, टू डिस्कस द वेरियस बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं. और नंबर 5 और लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, टू सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. जो हमने बैरियर्स बात की थी उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके होंगे. तो दीज आर सम ऑफ द लर्निंग आउटकम्स ऑफ टुडेज लेसन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन होता क्या है. कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस, थॉट्स, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस और प्लान्स बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. यानी कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, ट्रांसमिशन होना, यानी एक्सचेंज होना. किन किन चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, हम आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, हम व्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, हम मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं, हम थॉट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, हम कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कोई प्लान एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं. तो इसका मतलब कम्युनिकेशन होने के लिए इनमें से किसी एक चीज़ का होना जरूरी है. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम अपने आप से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे. दैट मीन्स कम्युनिकेशन होने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होने वाली है. यानी कम्युनिकेशन कितने लोगों में होने वाला है, बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स. ओके, तो इसी के बेसिस पर हम अब डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे. तो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट इज सेंडर. सेंडर कौन होता है, हु कन्वेज हिज थॉट्स और आइडियाज और इंस्ट्रक्शन. जो भी वो पर्सन जो अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने मैसेज को कन्वे करता है, उसे हम सेंडर बोलते हैं, जो मैसेज पास ऑन करता है बेसिकली. सेकेंड जो एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो है मैसेज. मैसेज क्या होता है, वो आइडिया, वो फीलिंग, वो इंस्ट्रक्शन, वो सजेशन, वो ऑर्डर, वो इंस्ट्रक्शंस, वो प्लान जो हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैसेज. तो सेकेंड एलिमेंट क्या हो गया हमारा, मैसेज. थर्ड एलिमेंट क्या है, इनकोडिंग. इनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स एक्सेट्रा. यानी आप जब मैसेज को कुछ सिंबल्स के थ्रू कोड करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकोडिंग. जो कि किस किस तरीके से होती है, हम वर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, हम पिक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं, हम जेस्चर्स के थ्रू कर सकते हैं. दीज आर द मीडियम ऑफ इनकोडिंग. इनके थ्रू हम अपने मैसेज को इनकोड करते हैं. फोर्थ एलिमेंट जो है हमारा वो है मीडिया. मीडिया क्या होता है, पाथ, चैनल और वे और मीन्स थ्रू विच इनकोडेड मैसेजेस ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर. वो पाथ या वो चैनल या वो तरीका जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, पहुंचाते हैं, किसको, रिसीवर को, दूसरे एंड पे जो पर्सन है उस तक पहुंचाते हैं. उस मीडिया को हम, उस चैनल को, उस पाथ को, उस वे को हम मीडिया बोलते हैं. जो कि कैसे कैसे हो सकता है, हम फेस टू फेस भी कर सकते हैं, तो मीडिया उसमें फेस टू फेस हो गया. देयर इज नो पर्टिकुलर पाथ, कोई बीच में और कोई पाथ नहीं है. फोन कॉल हो सकती है, एक टर्मिनल आपके हाथ में और दूसरा दूसरे टर्मिनल पे है, दूसरे एंड पे जो पर्सन उसके हाथ में है, तो उस केस में फोन कॉल जो मीडिया हो गया, उसमें टेलीफोन हो गया. ऐसे ही इंटरनेट हो सकता है, ऐसे ही SMS सर्विस हो सकती है. दीज आर सम ऑफ दी चैनल और वेज थ्रू विच मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर, जिसके थ्रू हम अपना मैसेज रिसीवर एंड पर पहुंचाते हैं. तो ये कौन सा हमारा एलिमेंट था, फोर्थ एलिमेंट. नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है डिकोडिंग. डिकोडिंग क्या होता है, कन्वर्टिंग इनकोडेड सिंबल्स ऑफ द सेंडर इनटू लैंग्वेज. अब जो सिंबल्स
हम जिस सिंबल्स के थ्रू हमने मैसेज को इनकोड किया था वो मीडिया के थ्रू दूसरे एंड पे पहुंच गया। अब डिकोडर क्या करेगा, उसे दोबारा से उसे डीकोड करेगा। डीकोड करने का प्रोसेस का मतलब क्या होता है, उसे वापस उसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना जिससे कि जो रिसीवर एंड पर जो पर्सन है उसे इजीली समझ में आ सके वो। तो डीकोड क्या हो गया, इनकोडेड सिंबल्स को वापस से उसी लैंग्वेज में उसी फॉर्म में लेके आ जाए जिससे कि रिसीवर एंड पर पर्सन जो बैठा हुआ है उसे वो मैसेज समझ में आ जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है रिसीवर। रिसीवर कौन है, वो पर्सन जो एक्चुअली रिसीव करने वाला है वो आपका मैसेज को। तो हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर एंड अंडरस्टैंड द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर, जो उस मैसेज को रिसीव करने वाला है। नंबर 6 हो गया रिसीवर। ओके, तो नंबर 7 पे जो हमारा एलिमेंट है वो है फीडबैक। All those actions of receiver indicating that he has received and understood the message of the sender, वो सभी actions जो receiver indicate करने वाला है कि उसने वो मैसेज को रिसीव भी कर लिया और वो उसे समझ चुका है, वो उसका फीडबैक कहलाता है। जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई समझ में आ गया, जो हम चाहते थे रेस्पॉन्स यदि वो रिसीवर एंड से हमें मिल जाए, दैट मीन्स क्या हो गया कि फीडबैक आ गया कि हाँ भाई उसको वो समझ में आ गया मैसेज जो हम पास ऑन कर रहे थे। और लास्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है नॉइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक एलिमेंट है। नॉइज क्या होता है, वो सभी ऑब्स्ट्रक्शंस या हिंड्रेंस जो कम्युनिकेशन के बीच में आती हैं जिससे कि कम्युनिकेशन अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाता या कम्युनिकेशन बेटर नहीं हो पाता या बीच में ही डिस्टर्बेंस आ जाती है उसके अंदर, वो सभी क्या कहलाती हैं, नॉइजेस। तो नॉइजेस का मतलब क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शंस और हिंड्रेंसेस जो कम्युनिकेशन को क्या करती हैं, पुअर कर देती हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए आपका पुअर टेलीफोन कनेक्शन, बीच में आपको दिख रहा है कि उसमें आपको नॉइज की आवाज आ रही है, टेलीफोन पे मैसेज अच्छे से पास ऑन नहीं हो रहा है, या हो सकता है इनअटेंटिव रिसीवर होगा, रिसीवर एंड पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रखी है जिसकी वजह से वो मैसेज को अच्छे से रिसीव नहीं कर पा रहा। ये सब क्या कहलाती हैं, नॉइज कहलाती हैं। ओके, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। उस एलिमेंट्स को हम इस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू भी आसानी से समझ सकते हैं। आपको दिख रहा है इसमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कि सबसे पहले सेंडर था जिसने मैसेज पास ऑन करना था, उसने मैसेज को अपना मैसेज या बॉडी ऑफ मैसेज को सेलेक्ट किया जो उसने मैसेज पास ऑन करना है, फिर उसे एक मीडियम के थ्रू इनकोड करके भेज दिया, और यदि इनकोडिंग अच्छी से हुई है तो मीडिया ने उसे वापस से टाइम से डिकोड कर दिया जिससे रिसीवर ने उसको अच्छे से समझ लिया और उसे पॉजिटिव फीडबैक दे दिया जिससे कि सेंडर को समझ में आ गया कि हाँ भाई मैसेज जो था वो प्रॉपरली पास ऑन हो चुका है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके क्या क्या फायदे हैं बेसिकली। तो फर्स्ट, इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हम अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी सभी एक्टिविटीज को डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स में हो रही होती हैं उसे अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। यदि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तो उसमें ट्रबल नहीं आने वाली है, यानी अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। सेकेंडली, इट प्रोवाइड्स डेटा नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प्स द मैनेजर टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। यदि आपने तरीके से सभी चीजों को ले लिया है, आपने सभी तरीके से कम्युनिकेशन अच्छे से किया है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन किया है, तो आपको सभी डिसीजन लेने में हेल्प मिलने वाली है। आप सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन को टाइमली ले पाएंगे और अच्छे से ले पाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के थ्रू हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करने वाली है, हम उसे इजीली कलेक्ट कर पाते हैं। तो एक मीडियम भी हो गया हमारा कम्युनिकेशन डाटा कलेक्शन के लिए, जो डाटा हमें काम आने वाला है किसमें, डिसीजन मेकिंग के टाइम पर। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, इट प्रोवाइड्स डेटा नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। थर्ड पॉइंट, ओके, हमारा थर्ड पॉइंट क्या हुआ, increases managerial efficiency. Every individual in the organization is assigned a job or task. हर इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम मिलता है, उसकी स्पेसिफिक टास्क उसकी स्पेसिफिक एक जॉब होती है। The employee must know clearly who has to report to whom. उसे मालूम होना चाहिए कि उसे किसको रिपोर्ट करना है, उसके अंडर में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टास्क दे हैव टू परफॉर्म एंड व्हाट आर देयर पावर्स। उसके क्या क्या काम है और उसकी पावर्स या उसकी अथॉरिटीज क्या क्या है। अब इसकी क्लैरिटी उसे कहाँ से मिलने वाली है कि भाई उसका काम क्या होगा, उसकी जॉब क्या है, उसके टास्क क्या है, उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या है, कौन है, किसको वो रिपोर्ट करेगा, किसको वो ऑर्डर कर सकता है, उसके पास पावर्स क्या क्या है। ये सब क्लैरिटी जो आने वाली है उसको कहाँ से आने वाली है, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू। ये यानी कम्युनिकेशन अच्छे से हुआ होगा तो उसको अपने सभी जॉब्स के बारे में, अपनी सारी चीज़ों के बारे में, अपनी जॉब्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पूरी क्लैरिटी होगी, जिससे क्या होने वाला है, विच ऑल्सो इंक्रीजेज मैनेजरियल एफिशिएंसी। उससे मैनेजरियल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था किसके लिए, कम्युनिकेशन का। और हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है,
इट प्रमोट्स कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। हमें देखते हैं कि कई बार इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं आपके सुपीरियर में और सबॉर्डिनेट्स में, उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन। यदि हमारे दोनों के बीच में, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में टू वे कम्युनिकेशन होगा तो दोनों के बीच में कॉपरेशन अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। इससे क्या होने वाला है, वर्कर्स के बीच में पीस रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली तरीके से चलती रहेगी। यानी कॉपरेशन मिलने से एक तो स्मूथ फ्लो होता है हमारी बिजनेस के अंदर में, और ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली चलती रहती है और इंडस्ट्रियल पीस भी मेंटेन रहता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कम्युनिकेशन का। ओके, हमारा फिफ्थ पॉइंट है इट एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। कैसे ये लीडरशिप अच्छे से क्रिएट करता है, इफेक्टिव कैसे लीडरशिप बनती है इसकी हेल्प से। इफेक्टिव लीडरशिप कैसे बनेगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू इन्फ्लुएंस सबॉर्डिनेट्स। यदि आपके अंदर कम्युनिकेशन की अच्छी पावर्स हैं, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो आप उससे इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने सबॉर्डिनेट्स को, जिससे आपके अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो इन्हांस होगी। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव लीडरशिप में भी हेल्प करेगी। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। यानी कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन मोटिवेशन में भी हेल्प करता है। कैसे, थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट बिकम्स इजी टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज। यदि हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबॉर्डिनेट को अच्छे से मोटिवेट कर पाएंगे, उन्हें उनके अंदर डिजायर ला पाएंगे कि वो अपनी 100% आउटपुट दें और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाए, जिससे कि कहीं ना कहीं बिजनेस को उसका बेनिफिट मिल पाए। तो ये सभी पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए वो क्या क्या थे, किसके ऊपर बेस थे, वो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को शो कर रहे थे। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कितने टाइप की हो सकती है, तो बेसिकली कम्युनिकेशन को हम दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हम पहले बात कर लेते हैं किसकी, फॉर्मल कम्युनिकेशन की। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन व्हिच फ्लोज थ्रू एन ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड एंड डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें जो फ्लो होता है हमारे इंफॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन का, वो किसके थ्रू होता है, ऑफिशियल ऑफ चेन ऑफ कमांड के थ्रू। यानी एक हिरार्की होती है, हम उसके थ्रू अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, चेन ऑफ कमांड को बेसिकली फॉलो करते हैं, और जिसको डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है और जिसका मेन पर्पस क्या होता है, बिजनेस के यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ध्यान रखना, इसमें ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है और जिसको डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है और जिसका मेन पर्पस क्या होता है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब बात करते हैं हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जिसमें हम कोई हिरार्की, कोई चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं करते हैं, ऐसी कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसको एक ऑल्टरनेट नाम से भी जानते हैं। इसको हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन। क्यों बोलते हैं, बिकॉज द ओरिजिन एंड पाथ और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी नोन। क्योंकि इसमें हमें पता नहीं लगता कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से कैसे आ रही है और उसकी ओरिजिनलिटी का भी पता नहीं लगता। जैसे एग्जांपल के लिए, इस तरह के एग्जांपल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की हम बात करें, जैसे वर्कर्स क्या होते हैं, कभी कैंटीन एरिया में जाके अपने कुछ पर्सनल बातें डिस्कस कर लेते हैं, कई बार अपने सुपीरियर्स के बिहेवियर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उनकी प्रायोरिटीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, या अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वो सब क्या है, किसके एग्जांपल्स हुए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, जिसके बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें हम कोई भी चेन ऑफ कमांड को भी फॉलो नहीं करते। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन की। फॉर्मल कम्युनिकेशन की फीचर्स क्या हैं, जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड। यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेन फोकस किस पे होता है, टू अचीव बिजनेस गोल, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंडली, इट सिस्टमैटिक। ये क्या होता है, सिस्टमैटिक होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इंश्योर्स ऑर्डरली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्केलर चेन ओनली। यानी इसमें हम चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं, यानी स्केलर चेन को फॉलो करते हैं। यानी एक सुपीरियर अपने जूनियर को, अपने सबॉर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा, इनको ऑर्डर दे देगा। सिमिलरली अपने यदि कोई सबॉर्डिनेट होगा तो वो भी यदि कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना है तो अपने जस्ट सुपीरियर के साथ वो एक्सचेंज कर सकता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है, एज देयर इज अ प्रूफ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड। क्योंकि हमने कम्युनिकेशन के अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन को यदि चुन रहे हैं तो हमारे पास हमेशा इंफॉर्मेशन जो हमने एक्सचेंज करी है या कम्युनिकेट करी है उसका कोई ना कोई प्रूफ होगा जिससे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। फोर्थ वन, इम्पर्सनल। इंफॉर्मेशन पास इन इम्पर्सनल मैनर। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन
पर्सनल मैनर पे एक्सचेंज नहीं होगी, यानी कि आपने किसी को वर्बली कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, इसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं मान सकते। हमारे पास कोई ना कोई उसका एक फॉर्मल प्रूफ होना चाहिए, यानी ये इम्पर्सनल नेचर की होती है। और लास्ट जो फीचर है वो है डिले ऑफ इन्फॉर्मेशन। एज स्केलर चेन इज फॉलोड सो जनरली इन्फॉर्मेशन इज डिलेड, क्योंकि इसमें हम इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सचेंज करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हम चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं, हायरार्की को फॉलो करते हैं, स्केलर चेन को बेसिकली फॉलो करते हैं। तो कई बार हमारे डिसीजंस, कई बार हमारी इन्फॉर्मेशन डिले हो जाती है, जिसको हमने पहुंचानी होती है वो इन्फॉर्मेशन वो देर से पहुंचती है। ये इसका एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दोबारा से एक बार, और फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। फर्स्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग द चेन ऑफ कमांड। पहली बात ये क्या है, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जिसमें हम किसको फॉलो करते हैं, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं। ओके, सेकंड वन, इट इज कंसर्न विद ऑफिशियल मैटर, इसका रिलेशन केवल ऑफिशियल मैटर से है, पर्सनल मैटर से नहीं है। तो ध्यान रखना, फॉर्मल कम्युनिकेशन किसके लिए होती है, ऑफिशियल मैटर्स के लिए होती है। थर्ड वन, इट मे बी रिटन ऑरल बट जनरली रिकॉर्डेड एंड फील्ड, यानी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ऑरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, बट हमेशा ध्यान रखना इसका प्रूफ होगा हमारे पास, यानी रिकॉर्ड होगी। यदि ऑरली भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो भी रिकॉर्डेड होगा, उसका भी हमारे पास कोई प्रूफ होगा। नंबर फोर्थ, डायरेक्शन, किस तरह के डायरेक्शन में ये कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसको हम बात करें टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की, तो इसको हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया। तो फर्स्ट वन इज वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल में भी हमने सब कैटेगरी बना दिया, जैसे डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड फ्लो का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, यानी टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ यदि कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम डाउनवर्ड फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे सुपीरियर टू सुबॉर्डिनेट, यदि एक सुपीरियर सुबॉर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है, कैसे करेगा, यदि उसको कोई नोटिस देना है, कोई गाइडलाइंस देनी है, या उसको कुछ पूछना है, या उसको कोई टास्क असाइन करना है। ये किसके एग्जांपल्स हो गए हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के, किसमें, डाउनवर्ड। अब हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्ड। अपवर्ड में क्या होता है, यदि इंफॉर्मेशन यदि सुबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जा रही है तो उसको हम अपवर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। जैसे ऐसा कब होगा, जब सुबॉर्डिनेट जो होगा वो सुपीरियर को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा या कम्युनिकेट कर रहा होगा। कैसे करेगा और कब करेगा, जब उसे उसको कोई लीव चाहिए, जैसे एक सुबॉर्डिनेट को कोई लीव ग्रांट करवानी है अपने, तो वो सुपीरियर के पास क्या भेजेगा, एप्लीकेशन लीव देगा। तो वो किसको देगा, अपवर्ड, अपने जस्ट सुपीरियर को। सिमिलरली यदि उसे कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है तो वो भी किस तरह का कम्युनिकेशन हुआ, अपवर्ड कम्युनिकेशन, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। तो ये किसके एग्जांपल हो गए सारे, वर्टिकल कम्युनिकेशन के। अब हम मेजर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। सेकंड मेजर कैटेगरी है हमारी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो एक ही लेवल पे हम बात कर रहे होते हैं, बिटवीन डिपार्टमेंट बेसिकली। यदि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बात कर रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ या एचआर डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है, यदि इस तरीके की यदि कम्युनिकेशन हो रही है कि एक डिपार्टमेंट के हेड की दूसरे डिपार्टमेंट के हेड के साथ, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अबाउट शेड्यूल ऑफ प्रोडक्ट्स, डिलीवरी, प्रोडक्ट डिजाइन एक्सेट्रा, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच टेक प्लेस बिटवीन टू पर्सोनल एट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो अभी तक हमने दो कम्युनिकेशन के बारे में बात कर लिया। पहला था हमारा वर्टिकल। वर्टिकल के अंदर हमने दो कैटेगरी की बात करी थी, अपवर्ड और डाउनवर्ड। पहले डाउनवर्ड बात की, फिर अपवर्ड। सेकंड कैटेगरी की हमने बात की हॉरिजॉन्टल। अब हम थर्ड और लास्ट कैटेगरी पे आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें एक सुपीरियर दूसरे डिपार्टमेंट के किसी जूनियर सुबॉर्डिनेट्स के साथ बात कर रहा है, इस तरह के कम्युनिकेशन को हम डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यदि एक मान लीजिए फाइनेंस मैनेजर जो है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के किसी फॉरमैन से बात कर सकता है या किसी और सुपरवाइजर से बात कर रहा है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन। ओके, तो अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है, इट टेक प्लेस आउटसाइड द ऑफिशियल चैनल, यानी इसमें कोई ऑफिशियल चैनल को फॉलो नहीं किया था, ना ही ऑफिशियल मैटर पे होता है। सेकेंडली, इट मे बी वर्क रिलेटेड टू अदर मैटर, इसका ऑफिस से लेना देना नहीं है, ये किसी और मैटर से होगा, ऑफिस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होगा। नंबर थर्ड, इट अराइजेज आउट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इसका ये कैसे अराइज होता है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, यानी आप एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हो, जैसे जिम एरिया में आप अपने या स्पा एरिया में मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉइज के साथ आप मिल गए और आपने वहाँ पे कोई डिस्कशन कर लिया, आपने कोई कम्युनिकेशन कर लिया, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट, इसको हम किस नाम से बुलाते हैं, ग्रेप वाइन। मैंने पहले ही बताया इसको हम ग्रेप वाइन बोलते हैं। ग्रेप वाइन नेटवर्क क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका ओरिजिन और इसकी डायरेक्शन इजिली लोकेट नहीं की जा सकती कि ये कम्युनिकेशन बेसिकली आया कहाँ से था। कई बार हम रूमर्स फैल जाते हैं तो हमें पता लगता नहीं कि उसका बेसिकली रूट कहाँ था, कहाँ से ये कम्युनिकेशन बेसिकली स्टार्ट हुआ। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को इसलिए हम क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन।
क्योंकि इसमें हम कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हो गया स्प्रेड ऑफ रूमर्स इज पॉसिबल एज इट इज नॉट इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे कोई रूमर भी फैल सकता है। तो ये सब किसके बारे में बात हो रही थी? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। तो हमने इस पूरे टॉपिक में क्या बात की? फॉर्मल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे और सिमिलरली हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हम इसको कुछ बेसिस पर डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन करते हैं डिस्कस। फर्स्ट वन इज मीनिंग। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? इट फॉलोज द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जिसमें हम ऑफिशियल कमांड को फॉलो नहीं करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, नॉट ऑन ऑफिशियल मैटर्स, उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओके, सेकेंड डिफरेंस चैनल। इसके लिए कौन सा पाथ हम चैनल यूज करते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए थ्रू अ डेफिनेट पाथ, इसके लिए स्पेसिफिक पाथ होगा, स्केलर चेन होगी जिसको हमें फॉलो करना होता है। इसके लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए कोई डेफिनेट पाथ, कोई डेफिनेट चैनल नहीं है। थर्ड वन स्पीड। फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो काफी स्लो होती है, क्योंकि इसमें हिरार्की यानी चेन ऑफ कमांड को यानी स्केलर चेन को फॉलो करना होता है। तो किसकी वजह से काफी डिले होता है, कई बार हमारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन काफी डिले होती है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन जो होती है काफी जल्दी से पास ऑन होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो होती है स्पीड वो वेरी फास्ट, क्योंकि इसमें कोई चैनल को फॉलो नहीं करना होता। फोर्थ जो हमारा डिफरेंस है वो है नेचर। फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो इट इज मोर रिजिड एंड कैनॉट बी मॉडिफाइड। यहाँ पर हम जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको काफी रिजिड होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है कि उसमें चेंजेस किया जा सके। इसका मतलब इसको मॉडिफाइड नहीं किया जा, हमें उसी फॉलो करना होता है, उसी स्ट्रक्चर को जैसा हमें बताया गया है, जो कि रिजिड है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये फ्लेक्सिबल होता है, जो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, अपने हम कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नेचर होता है वो काफी फ्लेक्सिबल है। और लास्ट बात करें हम लास्ट डिफरेंस की, वो है एक्सप्रेशन। इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, तरीका क्या है हमारे पास? हम बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन की तो इट इज मोस्टली एक्सप्रेस इन द रिटन फॉर्म। नॉर्मली हम जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो रिटन फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि एविडेंट होता है हमारे पास, उसका प्रूफ मेंटेन रहता है जो हम फ्यूचर में दिखा सकते हैं, जिससे हमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी हो तो वो आसान हो जाए। जबकि हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की तो ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ओरल होता है। क्या होता है? ओरल। इसका मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन ओरल होता है, जबकि यहाँ पर एक रिटन फॉर्म में होता है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें आती हैं। जो कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स हैं, जो हिंड्रेंसेस हैं, उन्हें हमने उनको क्या करा हुआ है? मेजर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। क्या क्या कैटेगरीज हैं? फर्स्ट वन इज सिमेंटिक बैरियर्स। फर्स्ट क्या है? सिमेंटिक बैरियर्स। सेकेंड इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स। थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और लास्ट है पर्सनल बैरियर्स। हम इनको वन बाय वन अब स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे? सिमेंटिक बैरियर्स से। ओके, तो सिमेंटिक बैरियर्स होता क्या? Okay, semantic barriers. These are concerned with problems and obstructions in the process of encoding and decoding of a message into words or impressions. Normally, such barriers are due to use of wrong words, faulty translations, different interpretation, etc. ऐसी बैरियर्स या ऐसे हिंड्रेंसेस जो किसकी वजह से होते हैं? जो नॉर्मली इनकोडिंग के टाइम पर होते हैं, डीकोडिंग के टाइम पर प्रोसेस में हो जाते हैं, या हम गलत वर्ड यूज कर लेते हैं, या ट्रांसलेशन में गलती कर देते हैं, या इंटरप्रिटेशन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो दीज टाइप ऑफ बैरियर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स। ऐसे बैरियर को हम क्या बोलते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं? तो फर्स्ट बैरियर अंडर सिमेंटिक बैरियर इज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस मैसेज कैसे? जब हम क्या करते हैं? यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स, inadequate vocabulary, omission of needed words and fails to convey the meaning। जब कभी हम कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हैं या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और कम्युनिकेशन करते समय हमने कुछ रॉन्ग वर्ड यूज कर लिए या गलत वोकैबुलरी यूज कर ली या कुछ वर्ड्स बहुत ही जरूरी थे वो हमने यूज ही नहीं करे, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन था वो फेल हो गया। ऐसे बैरियर्स को हम क्या बोलते हैं? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। क्या बोलते हैं हम उसे? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। सेकेंड जो बैरियर है हमारा सिमेंटिक बैरियर वो क्या है? सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। ओके, रिसीवर मेड अंडरस्टैंड डिफरेंट मीनिंग्स। क्या होता है? कई बार हम कुछ वर्ड यूज करते हैं, उससे क्या होता है? रिसीवर के माइंड में कुछ और थॉट आ जाते हैं उस वर्ड को लेके। जैसे एग्जांपल के लिए आप प्राइस बोल रहे हैं तो उसे प्राइस लेके चला गया। ओके, आपने प्रिंसिपल वर्ड यूज किया, उसको प्रिंसिपल यूज कर लिया उसने। आपने राइट, जिसका मतलब होता है सही, उसको राइट बोलना चाहते तो उसने उसको राइट यानी लिखने के ऊपर ले लिया, यानी WRIGST ले लिया। यानी आपने गलत
मीनिंग क्रिएट कर लिया अपने आप से, या आपने जो वर्ड यूज किया था उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो गया, वहां पर सिंबल्स गलत यूज हो गए। दीज टाइप ऑफ बैरियर कम्स अंडर सिमेंटिक बैरियर्स। किस कैटेगरी में लेते हैं इसको हम? सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। ओके, तो वापस से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिंबल्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो हम कोई वर्ड यूज कर रहे हैं उसके डिफरेंट मीनिंग निकल आते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला प्राइस, और प्राइस का स्पेलिंग होता है क्या? PRICE, दैट इज प्राइस। मैंने उसका प्राइस क्या है, कीमत क्या है? प्राइस। द PRIZE मीन्स आप क्या प्राइस दे रहे हैं, क्या अवार्ड दे रहे हैं बेसिकली। सेकेंड इज प्रिंसिपल, दैट इज PRINCIPAL, दैट इज प्रिंसिपल। दैट आप प्रिंसिपल का मतलब जो मेन सुपीरियर बस पर्सन होता है उसको प्रिंसिपल बोल सकते हैं। सेकंड इज प्रिंसिपल, जिसको हम सिद्धांत बोलते हैं, PRINCIPLE। थर्ड वर्ड इज राइट, RIGST मीन्स इसका मतलब क्या होता है? सही, और WRITE जिसका मतलब होता है लिखना। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार वर्ड्स में। तो ऐसे वर्ड्स हम जब यूज करते हैं जिसके डिफरेंट मीनिंग बन जाते हैं, तो यदि इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिकेशन में, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग में, जो जिसका मेन कैटेगरी क्या है? सिमेंटिक बैरियर। ओके, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सिमेंटिक बैरियर्स को ही। थर्ड जो हमारा सिमेंटिक बैरियर वो है फॉल्टी ट्रांसलेशन। क्या है? फॉल्टी ट्रांसलेशन। कब होता है फॉल्टी ट्रांसलेशन? जब आप मान लीजिए कोई आपने एक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करी और रिसीवर एंड पर जिस पर्सन को आप वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, वो जिस लैंग्वेज में आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी उस लैंग्वेज में वो इक्विप्ड नहीं है, वो उसे समझ ही नहीं पा रहा है। जैसे इंग्लिश हिंदी की प्रॉब्लम कई बार हो सकती है। मान लीजिए आप इंग्लिश में इक्विप हैं और आपने इंग्लिश में कम्युनिकेशन किया, और दूसरे एंड पे जो पर्सन था वो इतना इंग्लिश अच्छे से नहीं जानता है, तो वो शायद ना समझ पाए, वो हिंदी में इक्विप्ड है। तो इस तरह की प्रॉब्लम यदि आती है तो ट्रांसलेशन डिफेक्टिव हो सकती है, तो फॉल्टी हो सकती है। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये बैरियर्स भी आ रहा है, ये किस कैटेगरी में आता है? अगेन सिमेंटिक बैरियर्स में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। ये भी एक सिमेंटिक बैरियर्स है। क्या होता है इसमें? वर्कर्स में मिस इंटरप्रेट दी अजम्पशंस। कई बार क्या होता है, हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और वर्कर्स उसका मतलब ही कुछ और लेके चले जाते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए, लाइक टेक केयर ऑफ गुड्स, हमने बोला भाई टेक केयर ऑफ गुड्स, तो इसके कई मीनिंग निकल जाते हैं। जैसे किसी आपने किसी सुबॉर्डिनेट के साथ ये शेयर किया और बोला टेक केयर ऑफ गुड्स, तो वो हो सकता है उसको क्या ले ले, इसका मतलब क्या कंसीडर कर ले? टू बी टेकन एज कीप द गुड्स इन सेफ कस्टडी। वो उसको क्या मीनिंग ले लेगा कि भाई इस गुड्स को अच्छी कस्टडी में रखना है, सेफ कस्टडी में रखना है, जिससे कि इसको नुकसान ना हो जाए। जबकि आप क्या कहना चाह रहे थे? आप कहना चाह रहे थे टू टेक केयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। आप चाह रहे थे कि वो क्वालिटी का ध्यान रखे, जब भी इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो क्वालिटी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। तो आप ये कहना चाह रहे थे, जबकि जो आपके सबऑर्डिनेट थे उन्होंने इसको कुछ और ही ले लिया। तो यदि कई बार ऐसी अजम्पशंस भी हमारी अनक्लैरिफाइड रहती है, उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। तो ये भी किस कैटेगरी में आता है? अगेन सिमेंटिक बैरियर्स में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन क्या होता है? कई बार हम क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेशन के बीच में कुछ टेक्निकल वर्ड यूज कर लेते हैं जो कई बार नोन टू नहीं होते हैं। आप रिसीवर एंड पे जो पर्सन बैठे हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो उसको समझ ही नहीं पाते। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बोला EBIT, तो आपको लग रहा है कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो EBIT को इजीली अंडरस्टूड कर पाएंगे, जबकि उनको समझ ही नहीं आया। ऐसे ही EBT हो सकता है, EPR हो सकता है। ये क्या है? EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBT मीन्स अर्निंग बिफोर टैक्स, EPR मीन्स अर्निंग प्रॉफिट रेशियो। दीज आर सम ऑफ द technical words which can be understood by the subordinates, but हो सकता है वो समझ ना भी पाए। तो यदि ऐसा है कि आप कुछ टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि आपके वर्कर्स या आपके सबऑर्डिनेट नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो भी एक बैरियर आपके लिए हो सकता है कम्युनिकेशन में। वो भी किस कैटेगरी में आता है? सिमेंटिक बैरियर्स में। और लास्ट जो हमारा जो पॉइंट है इसके अंडर में जो आता है सिमेंटिक बैरियर में, वो है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। कई बार आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आपके जेस्चर्स होते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते आपके कम्युनिकेशन को। आप कोई बात मान लो सीरियसली बोलना चाहते हैं और आपके फेस पे स्माइल आ गई एकदम ही, तो इसका मतलब वो जो सीरियसनेस थी जो आपके माइंड में थी, पर्टिकुलरली अपने सबऑर्डिनेट को असाइन करने के लिए, भाई ये इन्फॉर्मेशन बहुत सीरियस है, बट आपके फेस पे स्माइल आने की वजह से उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ही गलत हो गया। वर्कर्स कंफ्यूज हो गए कि भाई आप सीरियसली कह रहे थे उस बात को या मजाक कर रहे थे। तो कई बार ये भी आपके कम्युनिकेशन को फेल कर सकती है, इस तरह की चीजें। तो ये किस कैटेगरी में आता है? अगेन बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग किस में आता है? सिमेंटिक बैरियर्स में। तो अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया? सभी सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में डिस्कस करा। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि क्या है? साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर्स। ओके, साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर कौन से होते हैं? ये भी एक बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में। द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी आपका स्टेट ऑफ माइंड दोनों का, सेंडर का भी और रिसीवर का भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो इसके लिए भी कुछ बैरियर्स आते हैं जो इस कैटेगरी में, वो क्या क्या आ सकते हैं? फर्स्ट वन इज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। कई बार क्या होता है, आपने इंफॉर्मेशन
एक शेयर करने की सोच रहे थे, बट जो रिसीवर एंड पे सबॉर्डिनेट थे या वर्कर्स थे, उन्होंने पहले ही उसको कंक्लूड कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया कि आप यही कहना चाहते हैं और माइंड मेकअप कर लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो आप इंटरप्रेट कर रहे थे इन्फॉर्मेशन या जो शेयर करना चाहते थे वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली पहुंची ही नहीं वहां तक, क्योंकि इवैल्यूएशन उन्होंने पहले ही कर लिया। इसको क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर वैल्यूएशन। Our second point is lack of attention. Because of preoccupied mind, extreme emotions, receiver does not pay attention to message, resulted into ineffective communication. कई बार क्या होता है, हमारे माइंड में कुछ बातें पहले से ही चल रही होती हैं। वो ऐसा हो सकता है कि जो रिसीवर एंड पे जो एम्प्लॉइज बैठे थे उनके माइंड में कुछ बात पहले से ही चल रही है, वो डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो आप उनके साथ कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो समझेंगे ही नहीं उस बात को, क्योंकि उनका माइंड पहले से ही ऑक्युपाइड है। ऐसे केस में जो आपका जो कम्युनिकेशन था वो फेल हो जाता है। ऐसे एक वरीड पर्सन है, वो कुछ भी एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेगा, वो भी उस तरीके से शेयर नहीं कर पाएगा इंफॉर्मेशन जैसा वो शेयर करना चाहता था। ऐसा एग्जांपल एक एंग्री रिसिपिएंट के लिए भी हो सकता है। मान लो एक गुस्से में आदमी पहले से ही बैठा हुआ और आप उसके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो उसका माइंड पहले से ही किसी चीजों में लगा हुआ है, वो उस मैसेज को अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाएगा। तो इसी को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, लैक ऑफ अटेंशन। यानी आपका जो माइंड होना चाहिए वो ऑक्युपाइड नहीं होना चाहिए, उसमें कोई एंगर, कोई इमोशंस पहले से नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा है तो वो कम्युनिकेशन 100% फेल होने वाला है और उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, लैक ऑफ अटेंशन। Our third category is loss by transmission and poor retention. कई बार हम इंफॉर्मेशन जो शेयर करते हैं वो काफी चैनल से, काफी लेवल से होके आती है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े सारे मैनेजरियल लेवल है, टॉप से मिडल, लोअर एक्सेट्रा। तो कोई इंफॉर्मेशन टॉप लेवल से आ रही है तो कई बार ट्रांसमिशन के टाइम पर जो फिल्ट्रेशन होती है इंफॉर्मेशन वो काफी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो मैसेज था वो पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाह रहे थे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन शेयर होती ही नहीं, और दूसरे एंड पे कई बार पुअर रिटेंशन क्वालिटी होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको बोलते हैं लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। फिल्ट्रेशन होने से और रिटेंशन पावर कम होने से भी आपकी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो सकती है, जो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर है। और लास्ट जो पॉइंट है साइकोलॉजिकल बैरियर्स में वो है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब आपका विश्वास होना। कई बार क्या होता है, बोथ सेंडर एंड रिसीवर नीड टू बी साइकोलॉजिकल साउंड। वो साइकोलॉजिकली साउंड होने चाहिए, वो एक दूसरे को ट्रस्ट करने चाहिए। यदि उनके बीच में बिलीव नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ही नहीं। उनको विश्वास ही नहीं है कि भाई मैं शेयर करूंगा तो ये मेरे अगेंस्ट ना चला जाए, या मैं शेयर करूंगा तो पता नहीं अच्छे से काम करेगा नहीं करेगा ये सबऑर्डिनेट। तो डिस्ट्रस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइकोलॉजिकल बैरियर्स का। ओके, तो अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, सारे के सारे साइकोलॉजिकल। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड बैरियर, जो कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी हैं जो इनइफेक्टिव रहते हैं, कम्युनिकेशन को फेल कर सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। In an organization with a highly centralized pattern, people may not be encouraged to have free communication. कई बार ऐसा होता है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो पैटर्न जो होता है, जो स्टाइल जो फॉलो हो रहा था वो काफी सेंट्रलाइज्ड है, यानी एक ही पर्सन के हाथ में सारी पावर्स है। ऐसा होने पर आपके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो फ्री नहीं होता, वो फ्री फ्लो नहीं होता। आप डर लगता है आपको कम्युनिकेशन करते समय। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कम्युनिकेशन के अंदर। सेकेंड पॉइंट जो इस कैटेगरी में आता है वो है रूल्स एंड रेगुलेशन। कई बार आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स होते हैं वो काफी रिजिड होते हैं, रेगुलेशन काफी कम्बरसम होती हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है कम्युनिकेशन करना, जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हुआ। थर्ड पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कई बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल होते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन काफी डिले हो जाती है, क्योंकि वो पास वन होते हुए आती है स्केलर चेन के थ्रू और फिल्टर्ड होते हुए आती है, जिसकी वजह से वो डिस्टॉर्ट हो सकता है मैसेज। ओके, तो लास्ट पॉइंट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में वो है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। जैसे कई बार फैसिलिटीज ऐसी होती है, फैसिलिटीज लाइक frequent meetings, suggestion box, complaint box, social and cultural gathering, transparency and operation etc. इस तरह की यदि फैसिलिटीज आपके ऑर्गेनाइजेशंस में हैं जिसकी वजह से आपको इंकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि आप आसानी से फ्री फ्लो हो के साथ अपनी कम्युनिकेशन कर पाएं, तो ये इंकरेज करती है सभी सबऑर्डिनेट्स को और वर्कर्स को, और वो बिल्कुल बिना डर के, बिना फियर के अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब कोई डर नहीं होता उनके माइंड में। यदि ये चीज़ें फैसिलिटेट नहीं हो रही हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, लैक हो रही है इन दीज फैसिलिटीज़ की, तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम बन सकती है। आपका जो सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स होंगे, जो वर्कर्स होंगे, वो अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएंगे। तो फैसिलिटीज़ भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। हमारा जो लास्ट जो बैरियर है वो है पर्सनल बैरियर्स। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर मे एक्ट एज अ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कई बार पर्सनल बैरियर्स भी होते हैं, कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी हैं सेंडर और रिसीवर के जो एक बैरियर्स हो सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। वो क्या क्या हो सकते हैं?
फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कई बार क्या होता है, सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, वो उसकी कॉम्पिटेंसी पे विश्वास ही नहीं कर रहा होता कि वो अच्छे से डिसीजन ले सकता है या अच्छे से ये काम कर सकता है, और इस वजह से वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपना कम्युनिकेशन अपने उस सबॉर्डिनेट के साथ करता ही नहीं है, उससे कोई एडवाइस लेता ही नहीं है, उससे कोई सजेशंस मांगता ही नहीं है। ऐसे केस में भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहता। सेकेंडली, लैक ऑफ इंसेंटिव्स। ये किस पॉइंट से हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं सबॉर्डिनेट के पॉइंट से। यदि सबॉर्डिनेट को मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उसे इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, तो वो इनिशिएट करता ही नहीं है, वो विलिंग नहीं होता। किस बात के लिए? कि भाई अपने आगे बढ़ के वो अपनी सजेशंस, अपने व्यूज, अपने कुछ सजेशंस अपने सुपीरियर को पास ऑन करे, क्योंकि उसे पता है उसका कुछ मोटिव तो मिलने वाला नहीं है, उसे कुछ इंसेंटिव तो मिलने वाला नहीं है, कुछ रिवॉर्ड तो मिलने वाला नहीं है। ऐसे केस में वो डिस्करेज होता है और कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता अपने सुपीरियर के साथ। थर्ड पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर वो है फियर ऑफ अथॉरिटी। कई बार क्या होता है, सुपीरियर को ये भी लगता है कि यदि मैं ये इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेट करता हूँ अपने जूनियर को, अपने सबॉर्डिनेट को, तो हो सकता है कि वो इस काम को और अच्छे मैनर में फुलफिल कर पाए और अच्छे से कर दे, और उससे उसकी जो अथॉरिटी है वो रिस्क में आ जाए, कहीं उसकी जगह पर उसको प्रमोशन ना मिल जाए और उसको एडवर्सली अफेक्ट ना कर जाए उसकी अथॉरिटी। यानी उसे कई बार ये डाउट रहता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ, कहीं वो और अच्छे से काम को ना कर पाए जितना अच्छा वो खुद नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर फियर ऑफ अथॉरिटी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। यदि आपको फियर ऑफ अथॉरिटी है तो आप कई बार क्या होगा, अपनी इंफॉर्मेशन को अपने जूनियर के साथ शेयर नहीं करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो हमारा है, जो पर्सनल बैरियर में, वो है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई बार हमारी इच्छा ही नहीं होती कम्युनिकेशन करने की। ऐसा कब होता है? समटाइम्स सबॉर्डिनेट मे नॉट कम्युनिकेट विद देयर सुपीरियर इफ दे परसीव दैट इट मे एडवर्सली अफेक्ट। कई बार क्या होता है, कई आपके सबॉर्डिनेट्स जो होंगे, वर्कर्स होंगे, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, वो कुछ शेयर कर सकते हैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन, बट क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके माइंड में लग रहा होता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन यदि मैं अपने सुपीरियर के साथ शेयर कर लूंगा तो कहीं ये उसके अगेंस्ट ना चले जाए, इन्फॉर्मेशन उसको एडवर्सली अफेक्ट ना कर जाए। तो इस डर के कारण भी वो कई बार इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करते। तो ये सब किसके अंडर में आते थे? ये सब पर्सनल बैरियर्स में आते थे। अब हम लास्ट अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसको मूव करते हैं उसकी तरफ। ओके, तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? इंप्रूविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किस तरीके से कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जाए, हाउ टू ओवरकम बैरियर्स, किस तरीके से उन रुकावटों को, इन हिंड्रेंसेस को, जो कम्युनिकेशन में बैरियर्स थी, उन्हें रिमूव किया जाए, उन्हें दूर किया जाए। वो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? तो उनको हम एक एक करके जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिफाई द आइडिया। सबसे पहला पॉइंट आपका होता है कि आप आइडिया को, जो मैसेज को, पहले क्लैरिफाई कर ले कि आप मैसेज एक्चुअली पास करना क्या चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। आइडिया जो आप मैसेज देना चाहते हैं तो पहले दूसरों के साथ डिस्कस कर लें कि आपने क्या मैसेज, क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। ओके ओके, सेकेंड पॉइंट इज कंसल्ट अदर्स। जब भी आपने कम्युनिकेशन करना है तो आप सबसे पहले अपने सभी अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कंसल्ट भी कर लो कि आप क्या इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करने की सोच रहे हो। ये ना कि विदाउट एनी प्लानिंग आपने सीधा सीधा कम्युनिकेशन कर दिया, तो कई बार ना प्लानिंग होने की वजह से भी आपका कम्युनिकेशन फेल कर जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। यानी आपकी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, आप उस लैंग्वेज में बात करेंगे जो आपके जूनियर्स को, आपके वर्कर्स को अच्छे से समझ में आए, और आपकी टोन भी अच्छी होनी चाहिए, और जो मैसेज का कंटेंट है वो भी क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, जिससे कि आसानी से आपके जूनियर्स को, आपके वर्कर्स को वो समझ में आ पाए। नंबर फोर्थ, प्रॉपर फीडबैक। जब आपने कम्युनिकेशन कर दिया उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उसका फीडबैक भी लें, जिससे आपको ये समझ में आए कि जो कम्युनिकेशन आपने किया था वो उसी मैनर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वो फीडबैक के थ्रू ही आपको पता लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर। यानी आपका मतलब माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि वंस यू हैव कम्युनिकेटेड इट इज ऑल ओवर, यानी आपने कम्युनिकेशन कर दिया बात खत्म। कम्युनिकेशन केवल प्रेजेंट के लिए नहीं किया था, फ्यूचर के लिए भी किया था। इसका मतलब ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन आज भी करना पड़ेगा, बाद में भी करना पड़ेगा, आप इससे पीछे नहीं हट पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो अप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के बाद आपको उसका फॉलो अप भी लेना है कि कम्युनिकेशन अच्छे से हुआ भी कि नहीं हुआ, यानी उसके रिजल्ट को भी देखना है, रिपोर्ट देखनी है, उसके बाद रिजल्ट्स क्या क्या आए उस कम्युनिकेशन के, क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आपके दूसरे एंड से, ये फॉलो अप कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, आप एक गुड लिसनर भी होने चाहिए। खाली कम्युनिकेशन का मतलब बोलना ही नहीं होता कि आप चुपचाप बोलते हुए चले गए, दूसरे एंड पे जो पर्सन है उसकी बात को आपने 1% भी नहीं सुना। कई बार गुड लिसनर बन के भी हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सीधा सीधा कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी और आप डायरेक्टली एक असेंबली रूम में पहुंच गए और वहां पे आपने डायरेक्टली एक लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया, ये सोचते हुए कि वो लेक्चर जो पर्सन्स जिसको आप पास ऑन करना चाहते थे उन्हीं के लिए है और वही लोग बैठे हैं, जबकि सामने जो पर्सन असेंबली में बैठे थे वो उस पर्सन जिनको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी वो इन्फॉर्मेशन उनके लिए थी ही नहीं।
उनमें से एक पर्सन हैंड रेस कर भी रहा था आपके लिए, बट आपने सुना ही नहीं उसकी उस बात को। इसका मतलब वहां पर आपने यदि ये लिसनिंग क्वालिटी को शो किया होता तो आपका कम्युनिकेशन फेल ना होता। तो एक गुड लिसनर भी इंपॉर्टेंट होना है आपके लिए जरूरी, कि आप एक गुड लिसनर भी होंगे तो भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो रिसीविंग एंड पे है पर्सन, उसकी नीड्स को ध्यान रखते हुए ही आप कम्युनिकेशन करेंगे। ये नहीं कि आपने देखा कि उसकी नीड है या नहीं, आपने बस कम्युनिकेशन कर दिया, तो ये भी एक फेलियर होने का चांस हो सकता है इसमें भी। और लास्ट जो पॉइंट है वो है कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, कि जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो अपने आप में कंप्लीट हो, अधूरी ना हो। अधूरी इंफॉर्मेशन आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में हम अपने सभी जो बैरियर्स है उसको ओवरकम कर पाएंगे और हमारी कम्युनिकेशन और बेटर तरीके से हो पाएगी। ओके, तो आज के इस पूरे सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने बात की थी कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। और उसके बाद हमने बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की, जिसमें हमने चारों कैटेगरीज की वन बाय वन बात की। उसके अंडर में जो जो बैरियर्स आते थे उनको भी हमने वन बाय वन डिस्कस किया। और फाइनली हमने क्या डिस्कस किया कि क्या मेजर्स हो सकते हैं उन सभी बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए। तो इन सेशन को मैं मान रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरा का पूरा सेशन। और जो इवैल्यूएशन क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इनको आप घर पे अच्छे से ट्राई कर लेंगे और इसको अपने आप से गो थ्रू करेंगे, और ये आपको आने चाहिए नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ओवर करता हूँ और ये मान रहा हूँ कि आप घर पे इसको अच्छे से रिवाइज भी दोबारा से कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। टिल टाइम थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।